नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल कुमावत और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे संक्रमण तत्वों के रंगीन होने की क्या वजह है, किस कारण से संक्रमण तत्व रंगीन दिखाई देते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैक्सिमम संक्रमण तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के धातु आयन होते हैं, वो रंगीन दिखाई देते हैं। और इस रंग की वजह क्या है, इस रंग का कारण क्या है? तो सबसे पहले हम कारण की बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो याद रखना, इनमें डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये रंगीन दिखाई देते हैं, क्योंकि उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण इनमें डी संक्रमण संभव होता है। तो लिखना है डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनमें डी संक्रमण होता है, जिससे ये रंगीन दिखाई देते हैं। डी कक्षकों के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये डी संक्रमण प्रदर्शित करते हैं और रंगीन दिखाई देते हैं। आपको तो बस इतना सा पता लगाना है कि जो धातु या धातु आयन दिया गया है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई कंवारा इलेक्ट्रॉन है यानी जिसका जोड़ा नहीं बना है, अगर वो इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा दिखाई देगा? रंगीन दिखाई देगा। और जो युग्मित हो जाएगा वो कैसा देगा? रंगहीन दिखाई देता है। ध्यान देना, यदि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जैसे अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 0 का मतलब कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, और 10 का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे तो इनमें डी संक्रमण संभव नहीं हो पाता है, और डी संक्रमण नहीं होने के कारण ये कैसे दिखाई देते हैं? कलरलेस होते, रंगहीन दिखाई देते हैं। तो याद रखो, जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, ये याद रखना, जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं वो रंगहीन दिखाई देते हैं, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? रंगीन दिखाई देते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, और जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? रंगहीन दिखाई देते हैं। अब हम बात करें, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें, स्कैंडियम 2+ है ना, स्कैंडियम 2+ है और स्कैंडियम 3+ है। इनकी बात करें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है, 21 परमाणु क्रमांक होता है। 21 को हम लिखते हैं तो आर्गन 18 के लिए 19 20वां इलेक्ट्रॉन 4s में और एक 21वां इलेक्ट्रॉन 3d में आता है। अब 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में है, +2 का मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा, अकेला होगा, अयुग्मित होगा। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये कैसा दिखाई देगा? हमें रंगीन दिखाई देगा। जबकि स्कैंडियम 3+ की बात करें तो स्कैंडियम 3+ में परमाणु क्रमांक तो कितना होगा? 21 ही, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, है ना। तो 21 से बचे कितने? 18, 3 कम हो गए ना। तो 18 के लिए तो आर्गन ही आ गया, 3d में 0 है, 4s में भी 0 है। याद रखना, जब किसी आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो धन आयन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी, तो +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी आपको सबसे पहले बाह्य कक्षा से करनी है, फिर अंदर की कक्षा से इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है। तो यहाँ पर डी के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा होगा? रंगहीन दिखाई देगा, ये कलरलेस होता है। अगर हम कॉपर
2+ की बात करें तो कॉपर के लिए विन्यास होता है Ar3D10 4s1 कॉपर का, लेकिन +2 के अंदर है ना, 29 पे आता है कॉपर, +2 के अंदर है तो +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 9 इलेक्ट्रॉनों को हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये रंगीन दिखाई देता है। अगर हम Zn2+ की बात करें तो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, है ना, तो 30 को हम लिखेंगे तो Ar3D10 4s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 30 में से, भाई 18 के लिए तो आर्गन आ गया, 19 20 और 10 30, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो बाह्य कक्षा से ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये जिंक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर हम डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉनों को लिखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं, जोड़ों के रूप में है। और जब सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है तो संकुल यौगिक रंगहीन दिखाई देता है, कलरलेस होता है ना, तो ये रंगहीन है, ये रंगीन है, ये कलरलेस है, कलर्ड है, कलरलेस है, कलर्ड है। तो हमें संकुल जो आयन दे रखा है, मतलब जो आयन दे रखा है संक्रमण तत्वों का जो आयन है, उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही से देख लेंगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए हैं या नहीं आए हैं, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आए हैं तो आप आसानी से बता सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देता है, जबकि सभी इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित हो जाते हैं तो संकुल यौगिक रंगहीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हमें केवल और केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखना है। अब पढ़ते हैं हम डी संक्रमण क्या होता है। अब हम बात करते हैं ये डी संक्रमण क्या है ना। तो देखो हम जानते हैं डी कक्षक होते हैं वो सारे समान ऊर्जा के होते हैं। ये 5 डी कक्षक हैं जो सारे समान ऊर्जा के हैं। कौन कौन से, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये डी कक्षक है। लेकिन जब इस धातु से कोई बंध बनाने के लिए आता है जिसे हम लिगेंड कहते हैं, ये आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ने को मिलता है, लेकिन आप नॉर्मल याद रखोगे कि डी कक्षक हैं और जब लिगेंड बंध बनाने के लिए आता है तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं, एक तो Eg होते हैं और एक T2G होते हैं। नॉर्मली याद रखना ये T2G होते हैं। इनकी ऊर्जा कम होती है, इनकी ऊर्जा अधिक होती है ना। तो यहां पर यहां का इलेक्ट्रॉन होता है वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा और यहां से यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो इस प्रकार के संक्रमण को हम कहते हैं डी संक्रमण। और यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचने के लिए हमेशा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से यहां पहुंच जाते हैं और दृश्य, अब यहां से यहां जाएंगे तो ये दृश्य क्षेत्र के प्रकाश को अवशोषित करेंगे और जब वापस लौटेंगे तो दृश्य क्षेत्र के विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, जिससे हमें संकुल यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। तो फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि डी संक्रमण कहां होगा। जब डी कक्षक 2 भागों में टूट जाएंगे तो डी संक्रमण होता है T2G से Eg कक्षकों के बीच में। डी संक्रमण कहां पे होगा, T2G से Eg कक्षकों के बीच में डी संक्रमण होगा। यहां पर जो इन दोनों के बीच में ऊर्जा का अंतर होता है ना, उसे कहते हैं क्रिस्टलीय विपाटन ऊर्जा। और याद रखो क्रिस्टलीय विपाटन ऊर्जा को डेल्टा नोट से लिखते हैं। अगर क्रिस्टलीय विपाटन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है तो अवशोषित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी। अगर ये अंतराल ज्यादा होगा, ये अंतर, तो जो अवशोषित होने वाला प्रकाश है उसकी तरंगदैर्घ्य अवशोषित होने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। अगर तरंगदैर्घ्य कम, लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं, लैम्बडा का साइन है, तरंगदैर्घ्य कम तो रंग की तीव्रता अधिक होती है। रंग की तीव्रता
यानी रंग उतना ही अधिक गहरा होगा। तो याद रखना क्रिस्टलीय विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है, यानी जो दीपकशक को दो भागों में टूटते हैं उनके बीच में ऊर्जा का अंतराल ज्यादा होता है। तो अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होगी, अवशोषित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है तो रंग की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।